हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस यूनिट का हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी या जिसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम वेन डायग्राफ जनरेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी या फील्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी या इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं हम। जैसे आपने कैपेसिटर्स के अंदर पढ़ा है कि हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स का जो एरिया है वो कैपिटल ए होता है, इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी होता है और इस कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस जो है उसको हम C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखते हैं यदि जो स्पेस है इन दोनों के बीच में वो एम्प्टी हो या एयर हो या वैक्यूम हो। जब इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। कहने का मतलब जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस स्पेस के अंदर। मीनिंग वाई कि जो वर्क हम कर रहे हैं इसको चार्ज करने में, इस कैपेसिटर को चार्ज करने में, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो एनर्जी यहां स्टोर हुई इस स्पेस के अंदर, दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हम इसको कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमने एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो हमें क्या एनर्जी स्टोर निकालना पड़ेगा। हमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई इसको चार्ज करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस कैपेसिटर का एरिया ऑफ प्लेट्स ए है, जो डिस्टेंस है सेपरेशन का वो d है। तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है। यहां जो पोटेंशियल पैदा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो पैदा हुआ वो B इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको मालूम है कि यदि किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q हो, उसकी कैपेसिटी C हो और पोटेंशियल B हो, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हम वर्ड U से लिखते हैं। U इज इक्वल टू, आपने कैपेसिटर के लिए एनर्जी निकाली है हाफ CB स्क्वायर, ये आपने निकाली है। आपको ये भी मालूम है, अब ये C का तो पता है आपको कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस B को भी कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने कहा कि ये पोटेंशियल सब जगह एक बराबर है और इसके बीच में डिस्टेंस D है, तो वी नो, ये भी हमें पता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, इंटू डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है। देयरफॉर U इज इक्वल टू हाफ, C की जगह क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी का स्क्वायर। आप देख सकते हैं जब ये इक्वेशन बनेगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए
अपॉन डी, आगे ई डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर डी का स्क्वायर, इस डी से एक डी एक कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, मैंने e लिख दिया पहले, ई स्क्वायर, ये पहले ई स्क्वायर a गुना डी रह गया, a गुना डी। ये a गुना डी क्या है, इसका प्लेट का एरिया गुना डिस्टेंस, ये है वॉल्यूम, इस स्पेस का वॉल्यूम। देयरफॉर u अपॉन ए डी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको कहा था हमने, एनर्जी डेंसिटी को कहा था एनर्जी स्टोर्ड, ये एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर ई डी, एनर्जी डेंसिटी को हम लिखते हैं ई डी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू यू अपॉन ए डी, ये वॉल्यूम हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। तो सिंपल हमने कंसेप्ट निकाला है एनर्जी डेंसिटी का, इसको निकालने के लिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम है, हमने सी की वैल्यू डाली, बी की वैल्यू डाली और ये फार्मूला हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे एनर्जी डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देखना है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल, वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो क्या बन गए, जूल पर मीटर क्यूब। आपने डायमेंशन निकालने हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन क्या होंगे, ऊपर है एनर्जी, नीचे है वॉल्यूम। तो एनर्जी के क्या होते हैं, जो वर्क के होते हैं, mL2T-2 अपॉन वॉल्यूम के क्या होते हैं, L3। तो क्या बन गए, mL-3, सॉरी ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 2 यहां प्लस का है तो -1 रहेगा यहाँ पे, t की पावर -2। ये इसके डायमेंशन हो गए। ये +1 में आपने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं डायमेंशन को कैलकुलेट करने की। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ आया होगा। इसके बाद हम जो लास्ट पार्ट है इसका, इस यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो वेन डी ग्राफ जनरेटर है। इसका एक वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा जिसमें आपने वेन डी ग्राफ जनरेटर का जो लाइव मॉडल है, कैसे काम करता है वेन डी ग्राफ जनरेटर, उसको आपने देखना है। मैं उसका लिंक आपको सेंड करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर का पर्पस क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज क्या है, पर्पस क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है, और इसकी डायग्राम को आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो काम करता है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर, वेन डी ग्राफ, GRAA जनरेटर, जैसे नाम सुजेस्ट कर रहा है, दिस इज ए मशीन, जनरेटर इज ए डिवाइस विच जनरेट। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, लगभग कितना, मिलियन वोल्ट, मिलियन वोल्ट। अब मिलियन कितना होता है, इसको आपको समझना होगा। मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन होता है। यदि आपको पता नहीं हो तो दिस इज 10 लाख। अब 10 लाख कितना होता है 1 लाख में, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। अब गिन लीजिए कितने जीरो लगती हैं, 6, 10 raised to power 6 वोल्ट। मतलब
इस लेवल का पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है ये वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब इसको यूज कहां करते हैं, इसका यूज कैसे है? वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज क्या है? जैसे बहुत हाई वोल्टेज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वेन डी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई वोल्टेज। अब इसका यूज कहां है? इसका यूज है कि हमने यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करने हो, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, प्रोटॉन आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको एक्सीलरेट करना हो, इसकी जरूरत पड़ती है, फास्ट मूविंग प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, ड्यूट्रॉन की, फास्ट मूविंग ड्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू ब्रेक एटम्स, और फास्ट चार्ज पार्टिकल जो बहुत तेज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी जरूरत पड़ती है मेडिकल साइंसेस के अंदर। जैसे आप कैंसर का ट्रीटमेंट है, आप जो है वो रेडियोलॉजी करते हैं, तो रेडियोलॉजी का मतलब है रेडिएशन फेंकते हैं, बहुत फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल की रेडिएशन फेंकते हैं। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल का इस्तेमाल होता है। अभी जो चार्ज पार्टिकल हैं यदि इनको फास्ट करना हो, बहुत तेज दौड़ाना हो, बहुत तेज चलाना हो, तो क्या जरूरत पड़ेगी? तो आपको बहुत हाई पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, यदि आप यहां एक चार्ज प्रोटॉन रखेंगे तो इस प्रोटॉन को ये चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, इट विल गो दिस वे। लेकिन यदि मैं इसके ऊपर चार्ज बढ़ा दूं और चार्ज दे दूं, तब क्या होगा? इस प्रोटॉन की जाएगा तो यहां से दूर, लेकिन अब जाने की स्पीड पहले से क्या हो जाएगी? पहले से और तेज हो जाएगी। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन दिस प्लेट, तो ये जो प्रोटॉन है इसका स्पीड और तेज हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप इस प्लेट का पोटेंशियल लगातार बढ़ाते जाएंगे, इस प्लेट का पोटेंशियल लगातार बढ़ाते जाएंगे, लगातार यहाँ चार्ज बढ़ाते जाएंगे, तो फिर इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं डिजायर्ड वैल्यू तक, कितनी जितनी आप चाहते हैं, ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। तो मैं फिर से आपको पर्पस बता रहा हूं कि ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है जो बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इसका यूज होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस very high voltage. This is one use. Second use is the high voltage produced can be used to accelerate the charged particle. In order to accelerate the charged particle, इन charged particle की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। नंबर 3, ये जो accelerated charged particle हैं, they can cause nuclear reactions. Nuclear reactions को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एटम बॉम्ब और ये दूसरे न्यूक्लियर फ्यूजन, वहां पे इन रिएक्शंस को लिए फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। और चौथा है कि ये जो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इनकी जो बीम है, इनकी जो एक रे है, इनकी जो रेडिएशन है चार्ज पार्टिकल की, दैट कैन बी यूज्ड टू क्योर कैंसर्स। दैट मीन्स दे हैव मेडिकल यूज आल्सो, दे कैन बी यूज इन द मेडिसिन आल्सो। तो दीज आर द very important application of this Venn digraph generator. Now, what is the principle of this generator? किस principle पे ये काम करता है? This is also very interesting, very simple. इसका principle है कि यदि आपके पास कोई एक small spherical cell है, ये spherical cell है having charge Q, और जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है। यदि इसको एक और बड़ा स्फेरिकल सेल, एक बड़ा स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल इसको एनक्लोज करे, इसके बाहर हो, जिसका रेडियस कैपिटल R हो और जिसके ऊपर चार्ज Q हो, कैपिटल Q चार्ज हो, तब क्या होगा कि ये जो चार्ज इसके अंदर वाले सेल के अंदर है और ये
ये जो है ये कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? ऐसे कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड बाय कंडक्टर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होगा कि जो चार्ज अंदर वाला जो चार्ज है, अंदर वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, ये सारा का सारा चार्ज यहां बाहर वाले स्फीयर को फ्लो कर जाएगा। मैंने बाहर वाले चार्ज का स्फीयर जैसे मैंने ब्लू पॉजिटिव से बनाया है, तो मैं इसको शो कर सकता हूं कि ये भी बाहर वाले स्फीयर में फ्लो कर जाएगा। होल ऑफ द चार्ज विल फ्लो टू द आउटर सेल। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ ए स्मॉल कंडक्टिंग सेल having charge q and radius r is enclosed by a large spherical cell having radius r and charge q, then and both the cells are connected with each other with a conductor, then whole of the charge which is on the small spherical cell will flow to the outer surface of the large spherical cell। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। मैं फिर से समझा रहा हूं कि यदि अंदर छोटा स्फेरिकल सेल को एक बड़ा स्फेरिकल सेल एनक्लोज करे और दोनों को कंडक्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, तो छोटे स्फेरिकल सेल के ऊपर जितना चार्ज होगा वो सारा का सारा बाहर वाले स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर चला जाएगा। ये इसका सिद्धांत है जिसके ऊपर ये वेन डी ग्राफ जनरेटर काम करता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे जैसे हम इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको इसको शो करूंगा कि वेन डी ग्राफ जनरेटर कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे क्या क्या इसके कल पुर्जे हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, उनको मैं उनका मीनिंग आपको समझाऊंगा, तो आपको ये फिनोमिना भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। तो लेट अस सी इट्स कंस्ट्रक्शन। वेन डी ग्राफ जनरेटर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, डिवाइस विच प्रोड्यूस वेरी हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। इसका यूज क्या है, पर्पज क्या है, वो मैंने आपको बताया। 4 पर्पज मैंने आपको बताया कि बहुत फास्ट मूविंग ये पॉजिटिव चार्ज की बीम पैदा करता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है, मेडिसिन में यूज होता है और बहुत हाई पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, it consisted of a spherical cell. It consists of a spherical cell. ये spherical cell है which is supported on, मैं थोड़ा अलग पेन से यूज कर रहा हूं, which is supported with a insulating stand, which is supported on insulating stand। ये insulating stand है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। मैं यहां साथ में लिख भी रहा हूं, ओके, मैं इसको लेवल बाद में करता हूं। ये स्फेरिकल सेल है जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है। यहां पर 2 पुलीज होती हैं, ये एक पुली, ये दूसरी पुली, ये पुली P1, ये P2। पुली जैसे कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए पुली होती है जो रोटेट करती है, या थ्रेशिंग मशीन के ऊपर पुली होती है। इस पुली के ऊपर, या आटा पीसने की जो मशीन होती है, चक्की होती है, उसमें भी पुली लगी होती है जिसके ऊपर एक बेल्ट घूमती है। ये पुली है, इसके ऊपर एक बेल्ट घूम रही है। ये जो बेल्ट है ये इंसुलेटर मटेरियल की बनी है। दिस बेल्ट इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये पुली P1, ये पुली P2।
ये जो पुली को घुमाने के लिए एक मोटर लगी होती है, क्योंकि अब पुली अपने आप नहीं घूमेगी, इसके लिए एक मोटर लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। और यहां पर इस पुली के साथ हम यहां पे एक कॉम्ब लगाते हैं, एक कॉम्ब, मेटेलिक कॉम्ब विच इज, जैसे कॉम्ब होती है कंघी, मेटेलिक कॉम्ब विच इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ये हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है, इसको HBR, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, जिसको आपने अर्थ से कनेक्ट किया है, जिसको आपने अर्थ से कनेक्ट किया है। ये इसका स्टैंड है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये दो पुलीज हैं P1 P2 जिनके ऊपर एक बेल्ट घूमती है, और ये बेल्ट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी है। और यहाँ एक कॉम्ब है, जिस कॉम्ब को हम कॉम्ब C1 बोल रहे हैं, जिसको हम कॉम्ब C1 बोल रहे हैं। और एक कॉम्ब ऊपर है, जिस कॉम्ब को हम C2 कह रहे हैं, which is connected to this spherical cell, a comb C2। इस सारे डिवाइस को हम एक वैक्यूम या स्टील टैंक के अंदर भरते हैं, इकट्ठा रखते हैं। We keep all of this device in a steel tank। All of this device in a steel tank। अब मैं इसको लेवल करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, ये स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, जिसको क्या नाम दिया है हमने, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये क्या है, ये पुली है P1 और ये P2, और ये क्या है, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर, मेड ऑफ इंसुलेटर। और ये क्या है, ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड। इस पुली को रोटेट करने के लिए क्या लगाया होता है, एक मोटर लगाई होती है जो इसको घुमाती रहती है। इसको क्या कहते हैं, C1 को, C1 इज स्प्रेइंग कॉम्ब, स्प्रेइंग कॉम्ब। C2 को हम कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं। C2 को हम कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। और ये HBR क्या चीज है, HBR हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ये एक ऐसी मशीन है जो बहुत हाई वोल्टेज देती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगभग 10⁴ वोल्ट, मतलब 10,000 वोल्ट के लगभग पोटेंशियल देती है। अब क्या होगा, ये सारे डिवाइस को, इसको स्टील टैंक के अंदर, ये क्या चीज है, ये स्टील टैंक है जिसके अंदर इसको एनक्लोज किया है। और इसके अंदर हम इसको खाली भी रख सकते हैं, या इसमें एयर भी भर सकते हैं, या इसमें नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, या इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन भी भर सकते हैं। मतलब एयर भी हो सकती है इसमें, या नाइट्रोजन भी हो सकती है इसमें, या मीथेन भी हो सकता है इसमें, मीथेन गैस। तो कोई भी गैस इसके अंदर हम भर सकते हैं। वो हम क्यों भरते हैं उसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट हैपन्स, जैसे आप बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं और ये मशीन, ये जो पुली है ये घूम रही है और ये बेल्ट भी घूम रही है,
तो क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज जब लगाते हैं तो ये जो कॉम्ब है इसके जो टीथ हैं, जो कंघी के टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, उनका एरिया बहुत स्मॉल होता है। इस जब उनका एरिया बहुत स्मॉल होता है तो मैंने बताया था कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या चीज है? सिग्मा है Q/A, सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जो कॉम्ब के जो टीथ हैं ये बहुत पैने हैं, इनका एरिया क्या है? इनका एरिया बहुत स्मॉल है। जब एरिया बहुत स्मॉल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी। इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगी तो जो एयर है, यहाँ पे हवा है या नाइट्रोजन है या मीथेन है, जो भी गैस इसके अंदर भरी है वो आयोनाइज हो जाएगी। वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयंस के अंदर, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि उनको ब्रेक कर देगी ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आयोनाइज कर देगी। अब क्या होगा, जब वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आयोनाइज करेगी, वो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट किया है कि जो नेगेटिव आयंस हैं ये अर्थ को फ्लो कर जाते हैं। नेगेटिव आयन फ्लो टू द अर्थ, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये किसके ऊपर आ जाते हैं? ये इस बेल्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। क्योंकि बेल्ट घूम रही है तो इसके साथ साथ ये पॉजिटिव आयन भी ऊपर घूम जा रहे हैं। अब जब ऊपर जा रहे हैं दोबारा यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये जो कॉम्ब है ये इन पॉजिटिव आयंस को, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है इन पॉजिटिव आयन से, तो ये जो ऑक्सीजन है या जो एयर है यहाँ पे या जो मीथेन है इस एरिया में वो आयोनाइज कर जाएगी। आयोनाइज करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस हैं, क्योंकि जो एयर है यहाँ पे वो आयोनाइज करेगी, यहाँ पर भी जो एयर है वो आयोनाइज करेगी पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। जो नेगेटिव आयन है वो तो इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनके साथ ये नेगेटिव आयन मिल जाएंगे, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन जो पॉजिटिव आयन है वो क्या आ जाएंगे, वो इस कॉम्ब के ऊपर आ जाएंगे, और इस कॉम्ब से कहां चले जाएंगे, वो इस के ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे ये पुली घूमती जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ जाता जाएगा। अब मैंने बताया था कि एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, बड़ा सेल तो ये हो गया, छोटा सेल ये जो कॉम्ब है इसके जो टीथ हैं इनका एरिया बहुत स्मॉल होता है, ये स्मॉल स्फेरिकल सेल है। तो यहाँ जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बड़े स्फेरिकल सेल में चला जाएगा। इस तरह से ये स्फेरिकल सेल क्या होता जाएगा, ये वेरी वेरी हाई पोटेंशियल के ऊपर आता जाएगा, बहुत हाई वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस होती जाएगी। अब इस हाई वोल्टेज को जो प्रोड्यूस हुई उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे मैं एक ट्यूब लेता हूं, इस ट्यूब में ये टारगेट बनता है, यहाँ इस ट्यूब में एक पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं हम, पॉजिटिव आयन। अब ये हाई पोटेंशियल जो यहाँ पैदा किया इस पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इस तरफ अपने से दूर धकेलेगा, तो इट विल गो विद ए वेरी वेरी हाई स्पीड, और यहां से निकलेगा, इस नोजल से बाहर निकलेगा और इस टारगेट को हिट करेगा। इस टारगेट को जब हिट करेगा तो जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो जिस पर्पज के लिए हमने इस बैंडी ग्राफ जनरेटर को बनाया था वो रिएक्शन यहाँ होगा। तो इस तरह से ये बैंडी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। ये स्फेरिकल सेल है जिसको सपोर्ट किया गया है कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्टैंड्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ दो पुलिस हैं P1 एंड P2, इनके ऊपर एक इंसुलेटिंग जो बेल्ट है वो घूम रही होती है, और इसको घुमाने के लिए यहाँ एक मोटर लगाई होती है, जिसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ मोटर को यहाँ पे, क्योंकि विदाउट मोटर ये पुली घूमेगी नहीं। और यहाँ दो कॉम्ब होती हैं, एक C1 एक C2। C1 कॉम्ब को हम क्या कह रहे हैं, स्प्रेइंग कॉम्ब। ये स्प्रेइंग कॉम्ब का मतलब है ये चार्ज को स्प्रे करती है। कैसे स्प्रे करती है, ये जो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर लगाया है ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो इसको आयोनाइज कर देगा इस एयर को। जब आयोनाइज कर देगा इस एयर को तो यहाँ नेगेटिव आयन तो इधर को आ जाएंगे
इसके अंदर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो बेल्ट के ऊपर बैठ जाएंगे और बेल्ट के ऊपर बैठ करके वो ऊपर चले जाएंगे। ऊपर इनको दोबारा ये बहुत हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो दोबारा ये एयर को आयनाइज कर देगा। जो नेगेटिव आयन्स हैं वो इन पॉजिटिव आयन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे और जो पॉजिटिव आयन यहाँ हवा के पैदा हुए वो इस कॉम्ब के ऊपर बैठ जाएंगे और कॉम्ब से इस स्फीयर के ऊपर जाना स्टार्ट होंगे, जिससे इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस स्फीयर का पोटेंशियल जो है वो हम लाखों के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मोर देन मिलियन वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्यू मिलियन वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे 10 मिलियन वोल्ट या 5 मिलियन वोल्ट या 15 मिलियन वोल्ट हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वैन डी ग्राफ जनरेटर इज वर्किंग। मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आपने वैन डी ग्राफ जनरेटर को स्टडी करना है, आप बुक से इसको स्टडी करें और मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड करने की कोशिश करूंगा, और ताकि आप इसको जो है वो इसका राइट अप एक बनाएं। इसके लिए प्रैक्टिस करें और जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।